Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, while measuring blood pressure in upper arm, Korsakoff sound is ausculted in blood vessel. जब आप किसी पर्सन के अपर आर्म से बीपी लेते हैं तो बीपी लेते समय जो कोर्साकॉफ साउंड सुनाई देता है, आपको टक टक की आवाज़ सुनाई देती है, वो किस आर्टरी से जनरेट होती है ये आपको बताना है. एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी या अल्नर आर्टरी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. जब भी हम अपर आर्म से बीपी लेते हैं तो यहाँ पर मौजूद ब्रेकियल आर्टरी से ही हमें कोर्साकॉफ साउंड सुनाई देता है. कई बार आपसे एग्ज़ाम में पल्स टेकिंग साइट्स के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हम किसी भी पर्सन की बॉडी में 9 साइट से पल्स को असेस कर सकते हैं. हेड वाले एरिया से शुरू करते हैं तो सबसे पहले होती है टेम्पोरल पल्स, जो कि आपके कनपटी वाले एरिया के पास से ली जाती है. उसके बाद आपके नेक वाले एरिया में आते हैं, यहाँ पर होती है कैरोटिड आर्टरी, जहाँ से कैरोटिड पल्स ली जाती है. फिर आती है थर्ड लोकेशन, जिसे आप एपिकल पल्स के नाम से जानते हैं. इसे नोट करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की मदद लेनी होती है और स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है हम उसे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखकर अस्कल्टेट करते हैं. ये बेस्ट साइट ऑफ असेसमेंट मानी जाती है. फोर्थ साइट आती है ब्रेकियल आर्टरी वाली, जो कि आपकी एल्बो के जस्ट ऑपोजिट है, जहां से आप बीपी भी चेक करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट साइड आती है रेडियल आर्टरी से ली जाने वाली पल्स, जो कि हमारे अंगूठे के पास होती है अपर आर्म में. इस अपर आर्म में ही रेडियल आर्टरी के जस्ट ऑपोजिट साइड में लिटिल फिंगर की तरफ अनदर अल्नर आर्टरी पाई जाती है, जहां से भी हम पल्स ले सकते हैं. फिर आती है ग्रोइन रीजन के पास मौजूद फीमोरल आर्टरी, वहां से भी पल्स का असेसमेंट किया जा सकता है, जो कि आपके बेसिकली थाइज में कह सकते हैं सिंपली. नेक्स्ट आती है पोप्लीटियल आर्टरी, जो कि आपके नीज के जस्ट पीछे होती है, घुटनों के पीछे होती है. फिर आता है डॉर्सैलिस पेडिस. इस पल्स को असेस करने के लिए आप अपने फुट एरिया में अंगूठे से जस्ट थोड़ा ऊपर की तरफ फील करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पल्स टेकिंग साइट मिल जाएगी. और लास्ट आता है पोस्टीरियर टीबियल साइट, जो कि आपके हील के जस्ट ऊपर से पल्स लेने की साइट है, यानी एड़ी से जस्ट ऊपर ये साइट मानी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हमने पल्स टेकिंग साइट्स डिस्कस की हैं, इसी के बिहाफ पर ये आपका टेस्ट टाइप क्वेश्चन है. वाइल मीजरिंग द ब्लड प्रेशर फ्रॉम द लेग, कोर्साकॉफ साउंड इज अस्कल्टेड इन. हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अपर आर्म नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर एक्सीडेंट में अपर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो आप वहाँ से बीपी नहीं ले सकते. इस सिचुएशन में आप पेशेंट के लेग एरिया से, पैरों से बीपी लेते हैं, तो इस सिचुएशन में जो कोर्साकॉफ साउंड आपको सुनाई देगा वो किस आर्टरी के द्वारा जनरेट होगा ये आपको बताना है. रेडियल, फीमोरल, अल्नर या एक्सिलरी. यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमारी जो फीमोरल आर्टरी है ये हमारे थाइज वाले एरिया में पाई जाती है और यहीं से हम अस्कल्टेशन के दौरान कोर्साकॉफ साउंड को सुनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट्स विथ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज. लगातार लंबे समय तक अत्यधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले पर्सन्स में किस
की कमी देखी जाती है? थायमीन की, साइनोकोबालामिन की, नियासिन की या फिर विटामिन सी की? The right answer is option A, it is thiamine. थायमीन को आप विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं और अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो पर्सन में बेरी बेरी डिजीज हो सकता है। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 को कहा जाता है और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। नियासिन को आप विटामिन B3 के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेलेग्रा डिजीज़ हो जाता है। विटामिन B3 की कमी होने पर पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो जाता है और इस डिजीज़ के अंदर 4D सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये 4D क्या है? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। नियासिन को आप विटामिन B3 कहते हैं और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डिजीज़ होता है। इसमें 4D सिम्टम्स आते हैं जो कि हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है लाइक लेमन, आंवला, ऑरेंज एक्सेट्रा। विटामिन सी हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ वुंड हीलिंग के लिए भी इसेंशियल है। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसे स्क्रैबी डिजीज़ हो सकता है। स्क्रैबी डिजीज़ होने पर पर्सन में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसे जॉइंट और मसल पेन लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A young adult is 20 years old and has been recently admitted into hospital. According to Erickson, which of the following stage is an adult? 20 साल की उम्र होने पर एक अडल्ट पर्सन एरिक्सन की कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, ये आपको बताना है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स ओल्ड एज के दौरान देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन कौन सा है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, वॉमिटिंग एंड बैकएक, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी। The right answer is option D, fetal outline by sonography. सोनोग्राफी करवाने पर यदि वहाँ पर फीटल की प्रेजेंस दिखाई दे तो इसे आप पॉजिटिव साइन के रूप में मानते हैं। प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रिजम्पटिव साइन। इसके इन साइंस का मतलब होता है कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर आता है प्रोबेबल साइन। इसका मतलब है कि हाँ, प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और फिर आता है पॉजिटिव साइंस। इसका मतलब है कि कंफर्म है कि प्रेगनेंसी है। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो प्रिजम्पटिव साइन के अंदर एमेनोरिया देखा जाता है, यानी पीरियड का मिस होना। फिर नोजिया हो सकता है विथ और विदाउट वॉमिटिंग। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकते हैं। टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस का मतलब है टच करने पर पेन होना। फैटीग हो सकता है।
पुअर स्लीप हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है। ये सभी फाइंडिंग्स प्रिजम्पटिव साइन में देखी जाएगी कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबल साइन के अंदर क्या होता है। यहाँ पर इंडिकेटेड रहता है कि हाँ प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हैं। इसमें वुमेन में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, जो सर्विक्स होता है वो आपके लिप्स की तरह सॉफ्ट फील होता है। नॉर्मली जो सर्विक्स होता है वो आपकी नोज टिप की तरह हार्ड होता है, लेकिन प्रेगनेंसी स्टेट होने पर ये आपके लिप्स की तरह सॉफ्ट फील होने लगता है। इसके अलावा एब्डोमेन का एनलार्जमेंट होने लगता है, ब्लीडिंग, यूट्राइन डिस्कम्फर्ट रहने लगता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होने लगता है, स्पेशली फेस पर, स्टमक पर या ब्रेस्ट एरियोला वाले एरियाज पर। और अब बात करते हैं पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आप कंफर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला, अगर आपको फीटोस्कोप की मदद से बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगे, यानी बच्चा प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी कंफर्म है। या फिर सोनोग्राफी करवाने पर आपको वहाँ पर वुम्ब में, यूट्रस में बच्चे की प्रेजेंस दिखाई दे, तो कंफर्म है। इसके अलावा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर, यूपीटी टेस्ट करवाने पर अगर आपको वहाँ पर यूरिन में एससीजी मिले तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट, कोन शेप्ड और ओवल शेप्ड ड्रग which is inserted into rectum and which melts at body temperature is known as। कोन शेप्ड या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर वाली ड्रग्स जिसे हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं और ये मेडिसिन बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ये मेडिसिन क्या कहलाती हैं ये आपको बताना है। सपोजिटरी, एनिमा, फॉलिस कैथेटर या रेक्टल ट्यूब। The right answer is option A, it is suppository। सपोसिटरीज को हम रेक्टम या वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और फिर ये बॉडी टेम्परेचर के कारण मेल्ट डाउन होकर, एब्जॉर्ब होकर अपना इफेक्ट दिखाती हैं। एनिमा का इस्तेमाल हम बाउल के क्लियरेंस के लिए, इंटेस्टाइन के क्लियरेंस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के से रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉलिस कैथेटर जो है यूरिन आउट करवाने के लिए, यूरिन को ड्रेन आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टल ट्यूब जो है फ्लैटस आदि का पासेज करने हेतु इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवैक्यूएंट एनीमा इज। इनमें से आपको उस सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना है जो कि इवैक्यूएंट एनीमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोप एंड वाटर, नॉर्मल सलाइन, टैप वाटर या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इवैक्यूएंट एनीमा लगाने के लिए हम सोप एंड वाटर, नॉर्मल सलाइन और टैप वाटर, इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल से इवैक्यूएंट एनीमा क्या है और रिटेंशन या रिटेन्ड एनीमा क्या है, इन्हें समझने की कोशिश की है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसे भी हम कंपेयर करेंगे। इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब है दिस टाइप ऑफ एनीमा इज बेसिकली वाटर बेस्ड फार्मूला यूज्ड। इवैक्यूएंट एनीमा में हम वाटर बेस्ड फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए जीआईटी को क्लीन करवाते हैं। और रिटेंशन या रिटेन्ड एनीमास जो होते हैं ऑयल बेस्ड फार्मूला पर काम करते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा आर इंटेंडेड टू रिटर्न। जब भी आप किसी पर्सन के अंदर इवैक्यूएंट एनीमा लगाएंगे तो जो भी फ्लूइड आप रेक्टम के अंदर पोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो वापस वहाँ पर रुकेगा नहीं,
ड्रेन आउट होकर बाहर की तरफ निकलता जाएगा। लेकिन रिटेन्ड एनिमा आर इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड। रिटेन्ड एनिमा को हम इस इच्छा से इंसर्ट करते हैं कि ये सॉल्यूशन या मेडिकेशन पेशेंट के रेक्टम से इन होकर कुछ समय के लिए अंदर ही रुका रहे, इसका तुरंत आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होने दिया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस मेडिकल प्रोसीजर इज यूज्ड टू रिमूव गैसियस डिस्टेंशन एंड इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ स्टूल। इवैक्यूएंट एनिमा के द्वारा हम पेशेंट में गैस पास करवा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ करवा सकते हैं, यानी कि जो हार्ड स्टूल है उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा बढ़ाकर उसे सॉफ्ट स्टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटेंशन एनिमा की। दिस मेडिकल प्रोसीजर इज यूज्ड टू शॉक, कोलैप्स एंड सम पॉइजनिंग केसेस। इस प्रकार के एनिमा का इस्तेमाल हम शॉक वाले पेशेंट, कोलैप्स वाले पेशेंट और पॉइजनिंग केसेस वाले पेशेंट्स में करते हैं। आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, monitoring contractions is very important during labor. To monitor the uterine contractions, what should the nurse do? प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे मॉनिटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ नर्स, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, instruct the client to take note of the duration of her contraction। आप क्लाइंट को कहेंगे कि आपको कब कॉन्ट्रैक्शन आया, कितनी देर का कॉन्ट्रैक्शन आया, इसे नोट करें। या फिर ऑब्जर्व फॉर द क्लाइंट फेशियल एक्सप्रेशन टू नो दैट द कॉन्ट्रैक्शन आर स्टार्टेड और स्टॉप्ड। आप पेशेंट के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि पेशेंट को कब कॉन्ट्रैक्शन आया, कितनी देर के लिए आया। या फिर ऑफर आइस चिप्स टू द वुमेन। आप कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान आइस चिप ऑफर करेंगे। या फिर स्प्रेड द फिंगर्स लाइटली ओवर द फंडस टू मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्शन। हम इस वुमेन के फंडस एरिया पर फिंगर्स को स्प्रेड करके रखेंगे और महसूस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस कब आ रहा है, कितना तेज है, कितना ड्यूरेशन है, ये सब। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेबर के दौरान आ रहे कॉन्ट्रैक्शंस को मेजर करने के लिए हम वुमेन के फंडस पर अपने हाथों को, फिंगर्स को स्प्रेड करके रखेंगे और फिर फील करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस कब आ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं। लेबर के दौरान आने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जब वुमेन लेबर की फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में होती है, उस दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है 45 से 60 सेकेंड्स की ड्यूरेशन के होते हैं। 45 से 60 सेकेंड की ड्यूरेशन तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चलते हैं और फिर ये दूसरा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है इसके बीच में 3 से 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। यानी पहला कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हुआ, लगभग 45 सेकेंड से 60 सेकेंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार आएगा और फिर इस कॉन्ट्रैक्शन के ख़त्म होने के बाद 3 से 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा और फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। दूसरा पॉइंट, जब वुमेन फर्स्ट स्टेज की ट्रांजिशन फेज में होती है, यानी कि वुमेन का जो सर्विक्स है 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, इस समय जो कॉन्ट्रैक्शंस आने का पैटर्न है वो थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो 60 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड्स के बीच में होते हैं, यानी कि लगभग 1 से 1.5 मिनट तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, रहते हैं और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है। फिर 30 सेकेंड से लेकर
2 मिनट का रेस्ट मिलता है। आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक का रेस्ट मिलता है और फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन आएगा जो कि 60 से 90 सेकेंड के बीच का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लेडी हैविंग अ रेगुलर 28 days menstrual cycle, what is safe period? 28 days के रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वुमेन में कौन सा सेफ पीरियड कहलाता है? इनिशियल 28 days, लेटर 14 days, फर्स्ट एंड लास्ट 7 days या फर्स्ट 7 days? The right answer is option C, first and last 7 days. किसी भी वुमेन में यदि 28 days का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इस वुमेन में नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से 14 days पहले ओव्यूलेशन होगा। अगर इस ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स किया जाए तो वहाँ पर कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वुमेन के 28 days के मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट 7 days जो हैं वो इनफर्टाइल माने जाते हैं, जिसमें से 1 to 4 या 5 days तक ब्लीडिंग रहती है। इसके बाद 8 days से लेकर 19 days को हम 3 फेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। 8, 9, 10 जो डे है वो सेमी फर्टाइल होता है। फिर आता है 11 से 16 डेज जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है। यहाँ पर कंसीव करने की चांसेस 80% से ज़्यादा होते हैं। फिर 17 to 19 डेज सेमी फर्टाइल पीरियड माना जाता है और फिर 21 डेज से 28 डेज तक अगेन इनफर्टाइल पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है? सोर्स, मैसेज, चैनल, फिजिकल बैरियर। The right answer is option D, it is physical barrier. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी और पर्सन को अपनी बात समझाते हैं या कोई मैसेज पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन में टोटल 8 इसेंशियल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफ्रेंस। इसके अलावा प्रीवियसली हम 5 एलिमेंट्स को ही माना करते थे जो कि सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक होता था, लेकिन रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। कई बुक्स में आपको 10 एलिमेंट्स तक भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर टेकिंग अ पेशेंट्स हिस्ट्री, शी टेल्स यू she has been depressed and is dealing with an anxiety disorder. Which of the following medication would the patient most likely be taking? कोई पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर से सफरिंग है और डिप्रेशन में है। इस पेशेंट के द्वारा इन सिचुएशंस में कौन सी मेडिसिन ली जा सकती है? एमिट्रिप्टालाइन, कैल्सिटोनिन, परगोलाइड, वीरापामिल। The right answer is option A, एमिट्रिप्टाइलिन। आइए इन मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। आपने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में प्रीवियसली भी पढ़ा है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती हैं डिप्रेशन के अगेंस्ट।
Calcitonin is a hormone that is produced in humans by a parafollicular cells of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड में मौजूद पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है. कैल्सिटोनिन इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग टू रेगुलेट लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड, ऑपोजिंग द एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन. कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में बैलेंस करता है. मान लीजिए किसी पर्सन के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगा तो इस सिचुएशन में कैल्सिटोनिन हार्मोन आएगा और इस कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर बोन में स्टोर कर देगा और ब्लड के अंदर वापस कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा. पर्गोलाइड क्या है? पर्गोलाइड इज एन ergoline based dopamine receptor agonist used in some countries for the treatment of Parkinson disease. Parkinson disease is associated with reduced dopamine activity in the substantia nigra of the brain. पर्गोलाइड जो मेडिसिन है वो पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है और पार्किंसन डिजीज़ होने पर पर्सन के ब्रेन में डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वीरापामिल ड्रग की. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया. It may also be used for the prevention of migraines and cluster headaches. वीरापामाइल बेसिकली एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर, एंजाइना और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है. कई विशेष सिचुएशंस में हम इसे माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक वाले पेशेंट्स को भी दे सकते हैं. Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.